हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रमजान मुबारक बोला गया था ट्रेन में अंदर बैठ के, उसका ऑपरेशन फिलहाल जो समझ आ रहा है सुनने से, स्पेशली पाकिस्तान के मीडिया से, क्योंकि वहां पर अभी कोई और मीडिया अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि पूरा अभी तक जो क्लिनजिंग ऑपरेशन है वो खत्म नहीं हुआ है। और जो मैंने पाकिस्तान के जनरल शरीफ चौधरी ISPR इंटर स्टेट पब्लिक रिलेशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मिस्टर सरफराज बुख्ती के साथ, जो बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बातों से भी ये लग रहा है कि ट्रेन की जो घटना हुई थी उसके आसपास, उसके पास पास अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और इनकाउंटर्स सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और बलूचिस के बीच में चल रहे हैं और दोनों तरफ से अभी लोग हलाक हो रहे हैं। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने जो अपना आंकड़ा बताया है वो कम से कम 100+ फौजियों का बताया है, लेकिन इस दूसरी तरफ जो ऑफिशियल फिगर पाकिस्तान के ISPR के जानिब से आया है वो बता रहे हैं कि 28 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें 3-4 ऑफिशियल हैं, 4-5 वहां पे सिविलियन हैं ट्रेन में जो मारे गए हैं, और लगभग 17-18 आर्मी के पर्सनल हैं जो छुट्टी पर क्वेटा से पंजाब या पेशावर की तरफ लौट रहे थे, जो होस्टेज बना लिए गए थे। तो ये बात जब चल रही है और इसी में जो ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ISPR ने बताया है कि इनको जो हैंडल किया जा रहा था वो अफगानिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर से किया जा रहा था, लेकिन इनके जो मास्टरमाइंड थे वो ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान में बैठे हुए थे, जिसका भारत ने घोर खंडन किया है। इसके अलावा इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम लेके बताया, चैनल्स को दिखाया कि किस तरह भारत से एक प्रोपेगेंडा वॉर, मीडिया वॉर छेड़ दी गई थी जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था। और इनका आरोप यह है कि इंडियन मीडिया वो वीडियो क्लिप्स दिखा रहा था जो बलूच ने वहां से BLA के लोगों ने अपनी रील्स बना बनाकर वहां से भेजी थी। अब एक तरफ ये कहते हैं कि उस रीजन में इंटरनेट सर्विस है ही नहीं, जिस वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से किसी आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट, जो ट्रेन के अंदर आर्मी पर्सनल था, वो उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उसी ट्रेन से प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर BLA के लोग भेज रहे थे, जो भारत दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो यह बहुत मजेदार बात है। इसके अलावा एक तरफ इस ट्रेन में रोजा रमजान मुबारक बोला जा रहा था और उसी टाइम एक और रमजान मुबारक खैबर पख्तूनख्वा में बोला गया है। एक तो इससे पहले बोला गया था, जो हामिद साहब उड़ाए गए थे, जो 7वें आसमान बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना रॉकेट के भेजे गए थे। तो खैबर पख्तूनख्वा में यह हुआ कि एक साहब वहां पर, मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे और जहां वो खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे उसी के नीचे बम रखा हुआ था, लेकिन 4 स्टिक्स में से सिर्फ एक स्टिक ब्लास्ट करी, 3 डिफ्यूज हो गई या वो चली नहीं, ट्रिगर ही नहीं करी। तो ये साहब जिनके नीचे बम लगाया गया, ऊपर साहब रमजान मुबारक में नमाज पढ़ा रहे थे, तो ये 7वें आसमान पर नहीं पहुंचे, बस उड़ के 7 मीटर ऊपर पहुंचे और नीचे गिर गए और उनका पिछवाड़ा टूट गया और वहां पर एक आदमी हलाक हो गया और 4 आदमी वहां पर, 4-5 आदमी बड़े सीरियस तौर पर गंभीर हो गए और नमाज पढ़ाने वाले साहब भी रमजान मुबारक में वो भी उछले और धम से नीचे गिर गए, क्योंकि चारों अगर जल जाती तो वो सीधे जन्नत पहुंच जाते रमजान के टाइम पर। तो इन्होंने जो कहा कि भारत इसको हैंडल कर रहा था, और तो वहां पर जो मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ वो कौन हैंडल कर रहा था ये बताओ। तो इनसे जब पूछा गया कि पहले आपकी लाइन ऑफ एक्शन ये था कि आप बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसका आरोप अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर लगाते थे, अपने आप भारत पे लगाते थे, तो उन्होंने कहा इस टाइम इनको जो वेपन्स मिल रहे हैं और जो इनकी हैंडलिंग हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, और अफगानिस्तान का इन्होंने स्पष्ट नाम लिया है, लेकिन इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है भारत से। इसके चलते तालिबान ने भी इनको फटकार लगाई है कि तुम अपने अंदर की गंदगी अपने हिसाब से समझो और हम पर आरोप लगाना बंद करो। और यही बात भारत ने भी इनसे बोली है कि तुम अपने अंदर की गंदगी को समझो और हम पर आरोप लगाना बंद करो। इससे पहले मैं पाकिस्तान के जनरल साहब की या पाकिस्तान की पॉलिसी की एक आपको नौटंकी बताऊं,
और जैसा मैंने कल वीडियो डाला था कि होली के दिन होली को लेके और नमाज की टाइमिंग को लेके और होली के रंगों को लेकर मैं कितना सही साबित हुआ हूं, तो आज एक और बात को लेके मैं सही साबित हुआ हूं। जो जर्नल पाकिस्तान के ISPR के, जहां से भारत का समझ रहे हैं ना कुछ लोगों का इलू इलू बहुत होता है, उनकी बोली बात से कितना बड़ा सवाल निकल कर आता है। रिजवान अहमद पुनः एक बार फिर से सही साबित होता है। किसी ने मुझे कोई लिंक भेजा, एक अधिवक्ता महिला है, उन्होंने कहा साहब ये बोल रहे हैं, इस पर आप टिप्पणी करके बताइए। देखो साहब, डोभाल साहब का मैं रिश्तेदार तो हूं नहीं, ना डोभाल साहब मुझे फोन करके पूछते हैं, ना जब मैं वीडियो बनाता हूं तो सामने डोभाल साहब एडिट कर रहे होते हैं, ना ISI में मेरे ऐसे कोई लिंक है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको डोभाल साहब खुद फोन करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वही डोभाल साहब ही बैठ के उनका वीडियो एडिट करते हैं, तो वो बात अलग है। तो साहब एक बात सुन लीजिए, बड़ा कट्टर वक्ता और प्रवक्ता हूं, ना POK को सलाम है ना सलूट है, ना BLA को सलाम है ना सलूट है। दुनिया में किसी की जिंदाबाद बोलूंगा सिवाय भारत के। जो गदर फिल्म का डायलॉग था ना, वो जो लखनऊ में शूटिंग हुई थी, वो बोलते हैं सनी देओल से कि तुम बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर बोलते हैं बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो कहता हूं नहीं बोलूंगा मुर्दाबाद। फिर वो हैंडपंप उखाड़ लेता है। ऐसे डायलॉग मुझे समझ में नहीं आते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हिंदुस्तान को सलूट, सलाम और जिंदगी भर करते रहेंगे, और किसी की जिंदाबाद नहीं करेंगे और किसी को सलूट नहीं करेंगे, जो चाहे कोई भी हो। ये गंद हैं, ना POK को करेंगे, ना BLA को करेंगे, ना PACO में अगर कोई पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कोई गुट खड़ा होगा तो ना उसको करेंगे। ये गंद हैं, ये आपस में लड़ते रहें, होली के रंग से डरने वाले खून की होली खेलते रहें। रिजवान अहमद वो कमेंटेटर, वो ब्रॉडकास्टर नहीं है, वो लौंडा नहीं है, उसके अंदर वो लौंडापन नहीं है, क्योंकि उसने बहुत पढ़ा है। जो कूद कूद के कभी किसी की जिंदाबाद बोल दे, कभी किसी को सलूट कर दे ना। जिसको इतिहास पता है, जाके वीर सावरकर का काला पानी का इतिहास पढ़ो। वीर सावरकर जब काला पानी पे था तो अंग्रेजों ने विशेष तौर पे किस तरफ के, किस कुनबे के, किस रीजन के उसके ऊपर गार्ड्स रखे थे, जो उस पर यातना करते थे और उसका टॉर्चर किया करते थे। जिस दिन तुम ये हिस्ट्री पढ़ लोगे, या जिस दिन नए एनालिस्ट जो अभी 4-5 साल पहले पैदा हुए हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, जिस दिन वो ये हिस्ट्री पढ़ लेंगे, उस दिन वो बलूचों को सलाम करना छोड़ देंगे। तो बलूच, अभी भी मुझे पता है कमेंट में कुछ कहेंगे बलूच जिंदाबाद, वो लौंडे लगते हैं मुझे जो कहते हैं बलूच जिंदाबाद या POK के लोग जिंदाबाद। ना, ये भैया गंद है, इसको गंदगी रहने दो। हाँ, दोस्त का दोस्त जरूरी नहीं दोस्त हो, दुश्मन का दुश्मन जरूरी नहीं तुम्हारा दुश्मन दोस्त हो, लेकिन दूर बैठ के बस मजे लो और कुछ ना करो। पहली ये बड़ा मेन बात मैं आपको बता दूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब सीरिया की बात आई थी तो जो पहले था वो भी आतंकी था, जो जोलानी आया वो भी आतंकी था, सही साबित हो गया। बांग्लादेश से भी बहुत से लोगों ने इस देश में रिश्तेदारी की है, पहले से बोलता आ रहा हूं, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। एंड में कौन सही साबित हुआ? रिजवान अहमद साबित हुआ। कश्मीर में जो आजाद कश्मीर मांग रहे हैं, भारत से छीनने की बात कर रहे हैं 2 कौड़ी के, वो भी आतंकी। POK में यार तुम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हो, तुम भी आतंकी। तुम बलूच में अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हो और पाकिस्तानी फोर्स को मार रहे हो, तुम भी आतंकी। पाकिस्तानी फोर्स भी आतंकी। ये सब गंद का ढेर हैं, इनको ना मैं सलूट करता हूं, ना मैं इनको सलाम करता हूं। तो चलते चलते बताता हूं कि ये इनके जो ISPR के जो जनरल साहब बात बोल रहे थे, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने अब 14 सूत्रीय 14 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है आतंक से लड़ने के लिए। मैं तो हंसते हंसते यार कसम खुदा की कुर्सी से गिर गया। मैंने कहा आज से 35 साल पहले सन 90 में इसी मुल्क ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था कि आतंक कैसे फैलाया जाए, और 35 साल बाद ये एक सूत्रीय कार्यक्रम बना रहा है कि आतंक को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए। ये होती है वक्त की मार, और ये होता है फटी का सौदा। और इस मुल्क में फटी के सौदे में ये सब फटते रहें और एक दूसरे को फाड़ते रहें। मेरे लिए ये सभी मुर्दाबाद हैं, चाहे कोई पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ लड़े, चाहे पाकिस्तान स्टेट किसी के खिलाफ लड़े, ये सब मेरे लिए मुर्दाबाद हैं। तो साहब मजेदार बात ये हुई जब उनसे पूछा गया जनरल साहब से
कि इस ऑपरेशन में कितने लोग हलाक हुए। तो बड़ी मजेदार बात सुनिए उन्होंने क्या कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। इस कलेक्टिवली दिस ऑल इज 33 जो जहन्नम हासिल हुई। जी हाँ मुझे पहली बार पता चला कि ये आतंक से लड़ने के लिए कौम को एक होना पड़ता है। ये बात रिजवान अहमद कब से बोल रहा है कि आतंक से जो तुम लोग रिश्तेदारी करे बैठे हो, इसी का खामियाजा है जो पूरी दुनिया हर एक ईमानदार, एक अमन पसंद मुसलमान को भी आतंकी की नज़रिए से कहीं ना कहीं पोटेंशियली देखती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि दोजक के हवाले हुए। अच्छा, आतंकी दोजक जाते हैं? हमें तो पता था कि इनके मरने के जनाजे में 2-2 लाख आदमी जाया करते थे, कि ये तो भैया जिए थे तो गाजी थे, मरे थे तो शहीद थे। तो भैया पाकिस्तान के जर्नल के हिसाब से ये सारे भी इसका मतलब दोजख में गए होंगे। एक तो मैं अपनी कौम से इस मारे परेशान हूं कि इनके दोहरे मापदंड बेशर्मी की प्रकाष्ठाएं पार कर देते हैं, और दूसरा मैं उन लोगों से परेशान हूं जिन्होंने बलूचों का इतिहास नहीं पढ़ा है कि इन्होंने वीर सावरकर पर कितनी यातनाएं दी थी, जो आज बड़े सीरियस होकर बलूचों से रिश्तेदारी करने बैठे हैं और उनको सलाम और सलूट करते हैं। किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, मेरे हिसाब से ये सब गंद हैं। अब गंदगी एक दूसरे पे गंदगी फेंक रही है, तो दिल ना लगाओ, दिमाग लगाकर बस मौज लो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।